हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस क्लास को आप लास्ट तक देखना। आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएंगे और ये बोर्ड क्लास है जिसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन नहीं, 5 से 10 क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, पर्यावरण तो कभी छूटता ही नहीं है। तो मेरे साथ बने रहिए, बहुत जल्दी से मैं आपके टॉपिक क्लियर करा दूंगा। आप देख रहे होंगे ये सब कराने वाला हूं। रामसर संधि, साइट संधि, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल, UNFCCC बहुत इंपोर्टेंट हैं। आप लोग दिमाग में भर लेना। ये सभी सम्मेलन कराऊंगा, स्टॉकहोम, रियो, जोहान्सबर्ग, रियो प्लस, पेरिस वगैरह सब कराने वाला हूं। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन और प्रोटोकॉल के साथ। पहला मैं बेसिक सी बात आपको बताने वाला हूं। पर्यावरण सम्मेलन क्या होते हैं, सीधा सीधा कह देना। जब बहुत सारे देश आपस में वार्तालाप करते हैं पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को लेकर के, क्लाइमेट चेंज से संबंधित मुद्दों को लेकर के, और साथ ही साथ भैया जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को लेकर के, जो भी उनकी रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं भाई ये सम्मेलन में किए जाते हैं। ठीक है ना। मैं बेसिक सी बताऊंगा, इन्हें आगे डिटेल में डिस्कशन कराएंगे। आप देख रहे होंगे 1971 की रामसर कन्वेंशन साइट, जो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में क्या हुई थी, स्टेबलाइज हुई थी। ठीक है। साथ ही साथ स्टॉकहोम पर्यावरण से संबंधित है, सबसे पहला मुद्दा है ये। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, इसे भी डिस्कशन करेंगे। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डिस्कशन करेंगे, जो ओजोन परत से संबंधित है। वहीं 1992 का रियो अर्थ समिट करेंगे, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल को देखेंगे। साथ ही साथ पेरिस एग्रीमेंट देखेंगे, जो बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज को लेकर के अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है यहाँ। और 2024 का COP90 जो बाकू में हुआ था, उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले मैं रामसर कन्वेंशन की बात कर रहा हूं। वो टॉपिक ले रहे हैं हम लोग जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। इधर उधर की कोई भी चीज लेने का हमने प्रयास नहीं किया है। ध्यान रखना, पूछ लेगा रामसर साइट कब लागू की गई थी, तो ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखना, 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर साइट में। इसका उद्देश्य क्या है कि जो आर्द्र भूमियां होती हैं, वेटलैंड जो होती है, उनका संरक्षण करना। आपसे पूछेगा ये वेटलैंड क्या होती है, तो ये जल निकाय होती हैं, जैसे झील हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, या बड़े बड़े जहां पानी रुका होता है। ठीक है। साथ ही साथ मैग्रोव भी होते हैं। ठीक है ना, केवल झीली नहीं, मैग्रोव भी इसमें शामिल किए जाते हैं। प्रवाल भित्तियां इसमें शामिल की जाती हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना, जो धान का खेत वगैरह भी किसमें शामिल कर लिया जाता है भाई, तो ये आर्द्र भूमि में शामिल कर लिया जाता है। आपसे पूछ लेगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ये लागू हुआ था। रामसर शहर है कहां का है भाई, ईरान का। इस समय आपको पता है ईरान काफी चर्चा में है, यूएसए और इजराइल को लेकर के ईरान काफी चर्चा में है। और ईरान की हॉर्मुज जल संधि तो यो समझ लो क्वेश्चन पूछे जाने के इस बार पूरे पूरे चांस हैं। वही हम बात करेंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। ध्यान रखना, पर्यावरण को लेकर के पहला सम्मेलन अगर आपसे पूछे तो सीधा सीधा हिट मार देना कि भाई ये तो स्टॉकहोम सम्मेलन है। ये पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और ये मानव पर्यावरण का पहला वैश्विक सम्मेलन भी है। कब हुआ था, 5 जून 1972। 5 जून 1972 को, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। आपसे पूछे क्यों मनाया जाता है, तो सीधा आंसर दे देना। इस संस्था मतलब इस कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग से ही, इसके बाद से ही UNEP बनी, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसकी स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। याद रखना ये कहां है, इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो भैया इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। कहां है, नैरोबी। और ये नैरोबी कहां पड़ती है, केन्या में पड़ती है। और केन्या कहां पड़ता है, तो ये अफ्रीकन, पूर्वी अफ्रीकन देश है। ठीक है ना। इसके आसपास के देशों की अगर मैं बात करूं तो मान के चलिए तंजानिया है, युगांडा है। ठीक है ना। ऊपर सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया, ये इसके आसपास के देश हैं। ठीक है ना। तो इसके साथ ही तीसरा अगर मैं बात करूं तो रियो अर्थ समिट। तो कोई इनके कई बार रिवीजन हो जाएंगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रख लेना, आज आपको एकदम से तैयार करा दूंगा। ठीक है ना। 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था, ध्यान रखना।
जब ये देखा गया था कि भाई ओजोन में होल हो रहा है, किस वजह से, हानिकारक कल कारखाने और फैक्ट्रियों की हानिकारक गैसों की वजह से, तब ये मुद्दा उठाया गया था। ब्राजील का सिटी है रियो डी जेनेरियो, यहां इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। या 3 बातों पर जोर दिया गया था। एक तो UNFCCC बनाई थी, ये क्या करती है, ये कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को लागू करती है। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना, यहां जलवायु परिवर्तन को लेकर के सम्मेलन होते हैं, कॉप होते हैं, ठीक है ना। और कौन डील करता है, तो UNFCCC करता है। पहला तो ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के है। दूसरा, जैव विविधता कैसे बचाई जाए, कैसे जैव विविधता का संरक्षण किया जाए, तो उसके लिए CBD, ठीक है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। तो यहाँ जैव विविधता मतलब भिन्न भिन्न प्रजातियां जो होती हैं, चाहे वो पादप की हो, चाहे वो जीवों की हो, उनको हम जैव विविधता कहते हैं, ठीक है ना। और तीसरी संस्था कौन सी थी, तो UNCCD, ये कानून मान लो, संस्था मान लो, ठीक है ना। तो ये मरुस्थलीकरण को, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन की बात की गई है, मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने की बात की गई है। ज्यादा मरुस्थलीकरण नहीं होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में खाद्य संकट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एजेंडा 21 को भी लागू किया गया था। इसका मतलब है 21वीं सदी के लिए सतत विकास की कार्य योजना। मतलब आप एक प्रकार से एजेंडा 21 में ये भी कह सकते हो कि 21वीं सदी में सतत विकास तो होगा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा। किसको, टेम्परेचर को 1.5 डिग्री पर रहने की बात की गई थी, कि पूरी शताब्दी में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होने देंगे, ठीक है ना। उसके लिए विभिन्न प्रकार की क्या करेंगे, योजना लेके आएंगे, ठीक है ना। अब आपसे पूछ लेगा जोहान्सबर्ग समिट और रियो 20 समिट। तो देखो 1992 में ही तो हुआ पृथ्वी सम्मेलन, तो जोहान्सबर्ग को हम कह सकते हैं रियो 10, क्योंकि ये रियो 1992 में हुआ 10 साल बाद। तो 92 और 10 कितनी हो गई, 2002। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। ध्यान रखना, आप लोग बताओगे जोहान्सबर्ग किस देश में पड़ता है। वैसे तो ये लिखा हुआ है अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिणी अफ्रीका में। कब हुई, 2002 में। वही री20 की पूछे आपसे तो ये 2012 में हुई थी, और ये कहां, दोबारा से रियो डी जेनेरियो में ही हुई थी। इसे 20 साल बाद हुई थी, इसीलिए इसे रियो 20 भी कहते हैं, ठीक है ना। उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, फोकस क्या था, तो ध्यान रखना, इसमें फोकस था सतत विकास पर, और इसमें फोकस था द फ्यूचर वी वांट SDG की शुरुआत। यहां से SDG की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम में जब देखोगे ना तब पता चलेगी आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ये बना था, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये किससे संबंधित है, तो साथियों ओजोन परत को कैसे संरक्षित रखा जाएगा। अब ये ओजोन परत कहां है, तो ये हमारे समताप मंडल में है। कहां पे है, समताप मंडल में है। ओजोन परत समताप मंडल में है, ध्यान रखना। ये लगभग पृथ्वी से 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की परत है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको आने से पृथ्वी पर रोकती है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं विभिन्न प्रकार की स्किन से रिलेटेड बीमारियां, फसलों की उपज को कम करती है, अंकुरित नहीं होने देती, कैंसर जैसी बीमारियों को फैला देती है। तो देखो सुरक्षा कवच के रूप में ओजोन परत काम करती है। जब ये हेलोन्स से रिलेटेड गैसें जब कल कारखाने फैक्ट्रियों से क्या हुई थी, क्षरित हुई थी, तो इन्होंने ओजोन होल को करना स्टार्ट कर दिया था। ओजोन होल का मतलब है अगर ओजोन परत की मोटाई 300 डॉप्सन, क्या बेटा, 300 डॉप्सन से कम हो जाती है, तो हम मान लेते हैं ओजोन की परत पतली होती चली जा रही है, जिसे ओजोन होल कहते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से। इसमें CFC कार्बन फ्लोरो पूछ लेगा, CFC और SCFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। दोनों ही खतरनाक गैसें हैं, क्षयकारी गैसें हैं। इनको कंट्रोल करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बातें रखी गई थी, किस तरीके से इनको क्या किया जाएगा भैया, कंट्रोल किया जाएगा। ये सबसे सफल वैश्विक पर्यावरण समझौता है 99%। यहां ODS को क्या किया गया था, समाप्त किया गया था, और ये लागू भी किया गया था। आपसे पूछेगा लागू कब हुआ, तो जनवरी 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। कब था, 1987 में। 2 साल बाद इसे क्या किया गया, लागू किया गया। ये एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बेहद इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना।
यहां किगाली संशोधन के बारे में भी आपसे पूछे तो कह देना किगाली संशोधन में यही बात, जो HFC को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही हिस्सा माना गया था और UNFCCC का नहीं था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का था। ध्यान रखना 16 सितंबर को ये हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर 1987 को, तो इसीलिए इसे 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ओजोन दिवस मनाया जाता है, सीधा हेड मार देना 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो कह देना भाई 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल है। कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल है, 1997 में ये आया था, ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य क्या था? लक्ष्य था जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, हरित प्रभाव की जो गैसें हैं, हरित गृह जो गैसें हैं, जिनमें CO2 है, मीथेन गैस है, N2 है, N2O है, ठीक है ना, तो इस तरह की गैसों को कम करने की क्या की गई थी? बात की गई थी। आपके लिए क्वेश्चन ये है, आप लोग ये बताओगे ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? कमेंट में सभी बच्चे क्या करेंगे? लिखेंगे। और ये वायुमंडल को गर्म करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना को फैलाती हैं, इसीलिए इनको रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इनके उत्सर्जन को कम करने की क्योटो प्रोटोकॉल में बात की गई थी। नियम था कि विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से ये क्या होंगी? बाध्यकारी होंगी, मतलब लीडिंग बाइंडिंग होंगी। और इसे लागू कब किया गया था? 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल की बातों को लागू किया गया था, ठीक है ना। यही अगर मैं यूपीएससी ट्रैप के लिए क्वेश्चन पूछूं तो आपसे पूछ लेगा कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है और CDM क्या होता है। ये क्योटो प्रोटोकॉल में ही आया था। कह रहा है CDM मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है, और ये क्योटो प्रोटोकॉल से ही इसकी शुरुआत हुई थी। भारत पर उत्सर्जन कम करने के लिए कानूनी बाध्यता नहीं है, कह सकते हो विकासशील देशों पर कानूनी बाध्यता नहीं है, धीरे धीरे करके ये कम करेंगे। लेकिन जो विकसित कंट्री हैं उनको ये बाध्यता रखी गई थी कि उन्हें अपने यहाँ पर इस तरह की हानिकारक गैसों को, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकना ही पड़ेगा। ये कार्बन ट्रेडिंग का मतलब है अगर कोई विकसित कंट्री किसी अन्य देश में जाकर के अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करता है तो उसे कार्बन ट्रेडिंग दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट कहते हैं उसे, कार्बन के रूप में मिलना। जब वो उसको सेल कर देता है ऐसे देश को जो ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है तो इसे कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत वो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिसमें स्वच्छ प्रक्रियाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था में कार्बन एमिशन को कम करने का प्रयास किया जाता है, जैसे पेड़ लगा करके, ठीक है ना, कार्बन सिंक लगा करके। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जैसे सौर ऊर्जा पर आधारित टेक्नोलॉजी, CNG पर आधारित टेक्नोलॉजी, जिससे कार्बन का एमिशन क्या होता है? कम होता है, उसे CDM कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही कार्बन ट्रेडिंग और CDM दोनों ही प्रोसेस किसमें आए थे? क्योटो प्रोटोकॉल में आए थे, ठीक है ना। आगे चलिए, पेरिस एग्रीमेंट पूछे आपसे, पेरिस समझौता कब आया था? कहना सीधा 2015 में लागू हुआ था, ठीक है ना। अब आपसे पूछे कि भाई NDC क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योजना है, ठीक है ना। क्या ये इंपोर्टेंट है? देखो पेरिस एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि भाई ये जो अगली 100 शताब्दी है इसमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री पर क्या किया जाएगा? रोकने का प्रयास किया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप 2 डिग्री से ज्यादा तो किसी भी हालत में टेम्परेचर 100 साल में नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। अगर बढ़ गया तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापन, ठीक है ना। अब ये कुछ इंपोर्टेंट क्या है? कॉप है जो UNFCCC की है, ये सब किसकी है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है ये। तो ये कब आई थी? ये 1992 में आई थी, मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो इसी यही कॉप करवाती है, सम्मेलन करवाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP 16 कब हुआ? 2021 में। कहां पे हुआ? ग्लासगो में हुआ था। यहाँ कोयले का फेस डाउन करने की बात की गई थी कि भाई अब अर्थव्यवस्था में कोयले का प्रयोग ज्यादा ऊर्जा बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। COP 27 की बात करूं तो ये 2022 में आई थी। शर्म अल शेख, ये इजिप्ट में पड़ता है, वहां पे हुई थी। यहां लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई थी। ऐसे देश जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से नुकसान झेल रहे हैं, तो लॉस एंड डैमेज फंड के माध्यम से उनके लॉस को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर पिघल रही है, तो तूफान आ रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है प्राकृतिक आपदाओं की, ठीक है ना, तो उन देशों को लाभ दिया जाएगा। COP 28 2023 में दुबई में हुई थी, ध्यान रखना। और यहाँ जीवाश्म ईंधन से ट्रांजिशन अवे की बात की गई थी, ठीक है ना। क्या भाई दूसरा कोई ऑप्शन देखिए। COP 29 2024 में हुई थी, ध्यान रखना, बाकू में, अजरबैजान में पड़ता है। और यहाँ पे NCQG की बात की गई थी, विकासशील देशों के लिए 300 बिलियन प्रति वर्ष फंड जुटाने की क्या की गई थी? बात की गई थी, ठीक है ना।
इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं कंपेयर करवाऊं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्योटो और पेरिस में, तो देखो ये 1987 में आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में आया था। और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था। क्योटो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब था कि भाई ओजोन परत को सुरक्षित रखना सीएफसी जैसी गैसों से, हेलोन्स गैसों से, एससीएफसी जैसी गैसों से। वही क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था कि ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना, क्योंकि ये गर्म गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस गैस है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। वहीं पेरिस एग्रीमेंट में वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने की बात की गई थी। वही अगले 100 साल में 21वीं सेंचुरी में 2 डिग्री से ज्यादा। अब बाध्यकारी की बात करें तो देखो ये लीगली बाइंडेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मानना ही पड़ेगा। क्योटो प्रोटोकॉल भी क्या है, विकसित देशों के लिए बाध्यकारी थी, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में ये स्वैच्छिक था, ठीक है ना। ये मतलब ज्यादा मैंडेटरी नहीं था, लेकिन फिर भी एक नैतिक और उत्तरदायित्व की बात करें तो उनको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा तो ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? 1997 में। लागू कब हुआ? 2005 में। ध्यान रखना, हमेशा यूपीएससी यही क्या करता है, फंसाने का प्रयास करता है। वहीं अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता ही है 1987 में। COP26 पहले की बात की गई थी, कहां पे हुआ था आप कमेंट में बताना। स्टॉकहोम सम्मेलन किस देश में हुआ था? 1972 में, तो स्वीडन में हुआ था। रामसर कहां हुआ था भाई? ईरान में हुआ था। और बाकू कहां पे हुआ था? ये अजरबैजान में पड़ता है बाकू, ठीक है ना। तो ये भी बेसिक सी बातें आपको याद रखनी है, बार बार रिवीजन करने से चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षरण को रोकने से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रामसर कन्वेंशन या पेरिस एग्रीमेंट? सबको पता है आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 है, हालांकि ये लागू हुआ था 2005 में। रामसर कन्वेंशन 1971 है, आपको पता है 2 फरवरी। और भैया ये 2015 है। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसमें एजेंडा 21 लागू किया गया था। एजेंडा 21 लागू किया गया था, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। रामसर कब आया था? 71 में आया था। किस देखो इस समय किसकी स्थापना हुई थी? तो यूएनईपी की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। क्योंकि नहीं, इसकी आर्द्र भूमि से संबंधित है रामसर कन्वेंशन। स्टॉकहोम 1972 अगर आपसे पूछे, कह देना ये यूएनईपी से संबंधित है, ठीक है। बेसल एग्रीमेंट अभी आगे आएगा, पढ़ाएंगे आप लोगों को। खतरनाक अपशिष्ट जो होते हैं उनको कैसे रोका जाए। रॉटरडम भी बताएंगे, ये खतरनाक रसायनों से संबंधित है, ठीक है ना। मीना माता की बात करें तो ये पारे से संबंधित है, 2013 में आया था। रॉटरडम का हुआ था 1998 में। बेसल एग्रीमेंट 1989 में, स्टॉकहोम 1972, रामसर 1900 खतरा होगा इससे तो इसीलिए 1971। बॉन सम्मेलन की बात करें तो ये भाई 1979 में हुआ था। प्रवासी पक्षियों से संबंधित कौन सा है? बॉन सम्मेलन है, ठीक है ना। ये गड़बड़ से है, ये अब जो है ना एकदम सीधे सीधे जो है बिल्कुल सही है। ये बहुत इंपोर्टेंट है, बेसल, रॉटरडम, ठीक है ना। ये खतरनाक अवशिष्ट जो बच जाते हैं, प्लास्टिक वगैरह जिनसे रेडिएशन फैलता है, और ये रसायनों से संबंधित है, जो केमिकल वगैरह बच जाते हैं और वो भूमि में, पानी में फैल जाते हैं और लोगों को बीमार कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आप सबको पता ही है, ये इनकी ट्रिक है। आप चाहो तो इस ट्रिक को तैयार कर लेना, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। राम स्टॉक मे बी फॉर मीना रोजी बाबू। और नीचे कह रहा है पी पॉप ओजो ओजो मरकरी केमिकल गैस बेस्ड इनमें। चाहो तो आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तैयार करने की आपकी ट्रिक है। वही नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं आपसे तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट, मैंने आपको ये बता ही दिया है। रामसर 1971 ईरान में हुआ था। 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ध्यान है, पर्यावरण से संबंधित बहुत इंपोर्टेंट है ये, बार बार रिपीटेशन में करवा रहा हूं, आप लोगों को तैयार कर लेना। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहां पे? कनाडा में है। 1992 रियो और समिट ब्राजील में है, पृथ्वी, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है क्योटो कहां पे है? जापान में। तो देखो ये कंट्री भी इस पेज में क्या कर दी गई है, क्लियर कर दी। हर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, इसीलिए आप लोग क्या करें, एकदम तैयार करते रहें, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे अगर मैं बात करूं तो रामसर मैंने आपको बता ही दिया, आर्द्र भूमि से संबंधित 2 फरवरी 1971। भारत में वर्तमान में कितनी? 99 साइट है। 99 भी जो 2026 में मई में देखी गई है वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ की सेका झील, ये मेरे ही पास में पड़ती है, ठीक है ना, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में है। हम लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे। स्टॉकहोम देखो तो 1972, 5 जून 1972 स्वीडन में पड़ता है, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित। और इसका परिणाम क्या है? यूएनईपी की स्थापना, ठीक है ना। पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर, ये किसने कहा था? इंदिरा गांधी ने, ठीक है ना।
सबसे बड़ा प्रदूषण क्या है? गरीबी है, ये ध्यान रख लेना। आगे चलिए, ये मैंने कंपेयर कराई दी आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को ओजोन से संबंधित है, इसीलिए ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कनाडा में ये हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण, CFC क्लोरोफ्लोरो गैस। ये ध्यान रखना, आपको SCF दे देगा, SCFC, लेकिन यहाँ CFC पर रोक लगाने की बात की गई थी। और ये 1989 में क्या हुआ था? लागू हुआ था 2 साल बाद। क्योटो प्रोटोकॉल 97 में जापान में हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग को, विश्व के तापमान को कैसे कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसों पर कैसे रोक लगाई जाए, और ये लागू कब हुआ था? 2005 में ये लागू हुआ था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल बराबर ओजोन, क्योटो बराबर हीट CO2। ये आप ध्यान रख लो, बहुत ही इंपोर्टेंट क्या है एक्ट है, इसे छाता अधिनियम भी कहते हैं, अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं इसे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत ही इंपोर्टेंट है। पर्यावरण को लेकर के हमने कोई एक्ट बनाया था तो भैया ये 1986 में पहला और बहुत बड़ा एक्ट बना था, ठीक है ना। हालांकि इससे पहले 1980 में वन कानून वगैरह हमने बनाए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह भी बनाए हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर के ये पहला कानून है। कैसे पर्यावरण को डैमेज हो रहा है, डैमेज से कैसे बचाया जाए, ठीक है ना। तो इसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहते हैं। और इसमें आर्टिकल 253 के तहत, हमने संविधान के आर्टिकल 253 के तहत इसको बनाया गया था। तो ध्यान रखना, संविधान में भी इसका क्या है? वर्णन है, ठीक है ना। और यहीं पर हमने फिर इससे पहले और भी कई कानून बनाए थे, जैसे जल अधिनियम 1974 पूछ लेगा आपसे कौन किस वर्ष बनाया गया था। और वायु अधिनियम हमने जो है 1981 में, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में बनाया था। आपको सबको पता ही है भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? 1984 में हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद ही 1986 में पर्यावरण प्रदूषण एक्ट को लागू करने की बात की गई थी, और इसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। और जो भोपाल त्रासदी की घटना है उसे डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से इथाइल मरकैप्टन जो गैस थी, ठीक है ना, मतलब इथाइल साइनेट जो गैस थी वो किस तरीके से रिसाव हुआ था, ठीक है ना, कौन सी गैस थी, हम डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। और कुछ और अधिनियम है। 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखना आपसे पूछे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, कह देना 1972 में आया। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया? भाई पानी में प्रदूषण से निवारण कब मिलेगा? 74 में मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा। वन कानून कब आया? ध्यान रखना, फॉरेस्ट से संबंधित, तो 1980। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया? ये जल प्रदूषण 1974 और वायु प्रदूषण कब है? 1981, ध्यान रखना। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हम अभी आपको बता रहे थे वो 1986 में, जिसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। 2000 में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम आया, नॉइज से संबंधित। और 2002 में बहुत इंपोर्टेंट जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया। और 2010 में पर्यावरण को लेकर के हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया था, ध्यान रखना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बनाया था, जो 18 अक्टूबर 2010 को बना था। और ध्यान रखना, ये पर्यावरण से संबंधित एक न्यायिक क्या है? संस्था है, जो बहुत तुरंत क्या करती है? तुरंत है ना, एक्शन लेती है। ध्यान रखना, कुछ वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं भी हैं जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। जैसे कस्तूरी मृग और हंगुल प्रोजेक्ट कब आया? तो 1970 में आया था कस्तूरी मृग और हंगुल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। वहीं आपसे पूछेगा गिरी स्थिर प्रोजेक्ट कब आया? तो ये 1972 में आया था। वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसी साल आया था। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में आया था। 1975 में भैया कछुआ और मगरमच्छ को लेकर के प्रोजेक्ट आया। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में आया था, ध्यान रखना, ये चर्चा में भी था, है ना। मानव और हाथी को लेकर के जो संघर्ष था पलामू टाइगर रिजर्व में, वहां पे अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, ठीक है ना। वहीं आपसे बात करें 2005 में आया था। और हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट जो है स्नो लेपर्ड, ये 2002 में आया था ये प्रोजेक्ट। और 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन आया था, ध्यान रखना। आपके लिए क्वेश्चन है, डॉल्फिन पार्क कहां पे है? डॉल्फिन पार्क आप लोग बताओगे, ठीक है ना। वही 2022 में प्रोजेक्ट चीता आया था। नामीबिया से हम चीता लाए थे। कहां से लाए थे? नामीबिया से हम लोग चीता लेके आए थे। अगर आपको पता हो कितने चीते लाए थे, कमेंट में आप लोग बताना। तो ये बहुत इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। कुछ मुख्यालय भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे ग्रीन पीस का मुख्यालय कहां है, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, या रोटरडम वेस्ट बंदरगाह भी है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये लोकेशन भी आप देख रहे होंगे, नीदरलैंड ये पड़ता है, ये भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। और ये दक्षिणी अमेरिका है। यहीं पे देखो अमेरिका में IUCN का क्या है हेडक्वार्टर, सॉरी अमेरिका में नहीं, ये स्विट्जरलैंड में है, गिलैंड में है। और यही IUCN रेड डाटा बुक भी क्या करता है? जारी करता है। आपसे पूछे WWF का भी हेडक्वार्टर, तो जहां IUCN का हेडक्वार्टर वहीं WWF का भी क्या है? हेडक्वार्टर, याद रख लेना, ये भी स्विट्जरलैंड
लैंड में ही पड़ता है, ठीक है ना। यूएनईपी आया था, नैरोबी केन्या में है, 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी, और ग्लोबल 500 अवार्ड भी ये जारी करता है, देता है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं तो कई आंदोलन है जो बहुत इंपोर्टेंट है। बिश्नोई आंदोलन आपसे पूछे 1730 में आया था, राजस्थान में खेजड़ी जो वृक्ष हैं उनको बचाने से संबंधित है, उनको सेव करने से संबंधित है, ठीक है। और इसके नेता कौन थे, तो अमृता देवी बिश्नोई। कौन? अमृता देवी बिश्नोई इसके नेता थे। आपको पता ही है कौन बिश्नोई है, जिससे अच्छे अच्छे नेता घबराते हैं इस समय पे, ठीक है, जिसने सलमान खान को लेकर के बहुत चर्चा में रहा था। नेक्स्ट, साइलेंट वैली आपसे पूछे तो 1973 में हुआ था, ये केरल में शांत घाटी में हुआ था। कुंती पूजा नदी प्रोजेक्ट का विरोध किया था यहाँ पे। कौन सा? कुंती पूजा नदी प्रोजेक्ट, ये याद रख लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए। चिपको आंदोलन 1973-74 में उत्तराखंड के चामोली जिले में, नेता इसके सुंदरलाल बोगरा और गौरा देवी भी थी, ध्यान रखना। वहीं अपीको आंदोलन पूछे तो ये 1983 में हुआ था, ध्यान रखना, कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक का दक्षिण, इसे दक्षिण का चिपको कहते हैं। यहाँ पांडुरंग हेगड़े क्या थे, इसके नेता थे, ध्यान रख लेना, बहुत इंपोर्टेंट है। सभी के सभी पर्यावरण से जुड़े हुए आंदोलन है, कौन नेता रहा कौन नहीं रहा बहुत जरूरी है। कुछ इंपोर्टेंट दिवस है, जैसे 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वही 16 सितंबर पूछे तो विश्व ओजोन दिवस भी 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। लगातार 22 तारीख का जादू अगर आपसे पूछे, ये इंपोर्टेंट है, तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो ध्यान रखना, मार्च अप्रैल मई ये 22 है पर्यावरण संबंधित। तो पहले जल आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, और फिर उस पर लोग आएंगे, पक्षी आएंगे, पशु आएंगे, जैव विविधता आएगी। तो 22 मार्च पहले जल, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई तो ध्यान रखना जैव विविधता दिवस, ठीक है, क्लियर। अब आगे कह रहा पहले जल आया, फिर पृथ्वी बनी, फिर उस पर जैव विविधता आई। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप लोग, तैयार कर सकते हो। तो ये बेसिक सी बातें मैंने आपको बताई थी, उसी को थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया गया है, ठीक है। राम ने स्टॉक किया, ठीक है, मॉन्ट्रियल 87 में बचाया और क्वेटा 97 में गर्मी भगाया। तो सीधा सीधा ये बात है, राम सर किससे संबंधित है भैया, तो ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। स्टॉकहोम किससे संबंधित है, कह देना पर्यावरण से संबंधित। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूं आपसे, ठीक है ना, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, बेसल देखो ये आया था अभी, बेसल देखो यहां आ जाइए, आपसे पूछे बेसल, तो ये कब आया था बेसल कन्वेंशन, तो ये 1989 में आया था बेसल, ठीक है ना। किससे संबंधित है, जो खतरनाक कचरा होता है ना, जैसे ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है, ई वेस्ट खतरनाक कचरा है। मोबाइल, बची हुई खराब मोबाइल है, खराब रेडियो, खराब टेलीविजन, इनसे रेडिएशन होता है, ठीक है। तो ये ई वेस्ट ध्यान रखना। वैसे मेडिकल फैसिलिटी से निकलने वाला वेस्ट, मेडिकल वेस्ट जो होता है वो भी ई वेस्ट में ही आता है। तो इनको सुरक्षित नष्ट करना बेसल एग्रीमेंट के तहत किया गया था, ठीक है ना। वही 1998 में ध्यान रखना रॉटरडैम कन्वेंशन आया था, इस पर पूर्ण सहमति हुई थी रॉटरडैम में, ठीक है ना। रॉटरडैम मैंने बताया था जो केमिकल थे, जो केमिकल रसायन थे, उनको उनके लॉस को कवरेज करने के लिए आया था। 2001 में आपसे पूछ लेगा स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये आप ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट होता है, ठीक है ना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट होता है पीओपी, उसको बैलेंस करने के लिए आया था, उसको कम करने के लिए आया था, ठीक है ना। 2013 आपको पता है मिनीमाता, ये मिनीमाता पारे से हुआ था, ठीक है ना, मछलियों से लोगों में गया, और वहां पूछ लेगा मिनीमाता किससे संबंधित है, तो पारे के प्रदूषण को कम करना, ठीक है ना। वहीं 2015 पेरिस एग्रीमेंट जलवायु परिवर्तन, मैंने आपको बताया ही था, आप याद कर लेना, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूं आपसे, तो कह रहा ओजोन परत क्षण का मतलब ओजोन परत कहां पे है, तो ध्यान रखना स्ट्रेटोस्फीयर पे है। अगर अर्थ से ऊपर मैं बात करूं तो सबसे पहले अर्थ पे ये क्षोभमंडल होता है, इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसके ऊपर जो होता है वो समताप मंडल होता है, फिर ऊपर मध्यमंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, ठीक है ना, फिर वायुमंडल होता है। इस तरीके से चलते हैं ये, ठीक है ना। तो ये जो ओजोन परत है वो यहाँ है समताप मंडल के बीचों बीच में, इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। और ये लॉस किससे होता है, इसे CFC, SCFC, ये सब हेलोन्स गैस हैं, हेलोजन से बनने वाली गैसें बड़ी खतरनाक होती हैं। एक क्लोरीन का अणु 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये यूवी जो रेडिएशन है उससे लॉस होता है,
उस लॉस को ओजोन परत क्या करती है, खत्म करती है, ठीक है ना। वहीं मैं ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में अगर आपसे बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन होता है विश्व का एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि का होना, और ये घटना कहां पे होती है, ये क्षौमंडल में होती है। क्षौमंडल पृथ्वी से एवरेज 13 किलोमीटर, वैसे विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर CO2, CH4N2 इस तरह की अन्य गैसें भी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो विश्व के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, उनको उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। यहाँ पे तापमान में लगातार क्या होती चली जाती है, वृद्धि होती चली जाती है, ठीक है ना। तो CO2 ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती, ध्यान रख लेना, लेकिन CFC जो होती है ये हेलोजन वाली फ्लोरीन क्लोरीन वाली गैसें जो होती है ये लॉस पहुंचाती हैं, ठीक है ना। ज्यादातर ये शीतलक पदार्थों से निकलती हैं। भारत के कुछ प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व में ध्यान रखना, जैसे उत्तराखंड में कौन सा है, नंदा देवी, इसकी स्थापना कब हुई, 1988 में, उत्तराखंड में है। वहीं आपसे पूछे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, वेस्ट बंगाल में है। और ये मैग्रो वन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफी फेमस है, ठीक है ना। और यहीं पर सुंदरबन डेल्टा भी पाया जाता है, और इसीलिए सुंदरबन कहते हैं कि यहाँ सुंदरी घास पाई जाती है। तमिलनाडु में भैया कौन सी है, नीलगिरी, 1986 में बना था, ठीक है ना, पहला बायोस्फीयर है इंडिया का, ध्यान रखना। और ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक 3 राज्यों में पड़ता है, कितने, 3 राज्यों में ये पड़ता है, ठीक है। नीलगिरी सबसे पुराना है, सुंदरबन सबसे बड़ा है डेल्टा में, ठीक है ना। तो नील की नंद सुंदर है, ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। वही नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व की मैं बात करूं आपसे, तो देखो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो संरक्षित क्षेत्र होता है, इसके मध्य में कोर होता है, बीच में बफर क्षेत्र होता है, और लास्ट में जो आउटर एरिया वो ट्रांजिशन होता है। राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो यह हाईली प्रोटेक्टिव होता है, या किसी भी तरह की कोई मानव गतिविधि नहीं होगी, पूरा सरकार का संरक्षण होगा, कोई ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होगी, लकड़ी भी नहीं लोगे, है ना, ग्रेजिंग भी नहीं करोगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको स्पीसीज ओरिएंटेड लिमिटेड एक्टिविटीज करने का, ह्यूमन एक्टिविटीज आप कर सकते हो, लेकिन आप स्पीसीज रिलेटेड लिमिटेड एक्टिविटीज कर सकते हो, जो जनजातियां प्रजातियां वगैरह हैं उनसे। वहीं मैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं तो इकोसिस्टम ओरिएंटेड गतिविधियां कर सकते हो। बफर क्षेत्र, इसमें देखो तीनों शामिल होते हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन। तो आउटर एरिया में आप गतिविधियां कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे चलते हैं भैया, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, जैसे जिम कॉर्बेट, ये 1936 में बना था, ठीक है ना। कौन सी नदी पर है, तो रामगंगा नदी पर है, याद रख लेना। कहां पे है ये, तो ये उत्तराखंड में है। पहले इसका क्या नाम था आप लोग बताओगे। उसके बाद में देखो गिरी गुजरात वाला, ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, और ये हिरन नदी, ये नदियों का नाम याद रखना, ये हिरन नदी पर है, शेर के लिए फेमस है। और ये जिम कॉर्बेट टाइगर के लिए, ठीक है। काजीरंगा ये असम का है, ध्यान रखना। यहाँ राइनो है, राइनो एक सींग वाले राइनो, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। वही रणथंभौर राजस्थान वाला पूछे तो ये टाइगर के लिए फेमस है, और बानस या चंबल नदी पर है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो तीनों चारों की नदी भी आपको याद रहनी चाहिए, जानवर भी याद रहने चाहिए, किस किस के लिए कौन सा फेमस है, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। वहीं मैं आपसे बात करूं पर्यावरण सूचकांक को लेकर के, तो एक रिपोर्ट है, ध्यान रखना, EPI से एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं। 2024 में अगर मैं बात करूं आपसे तो इंडिया की रैंक 176 थी, बहुत गिरी हुई थी 180 देशों में, ठीक है ना, बहुत लो स्कोर था बायोडायवर्सिटी को लेकर के। वही आपसे SDG इंडिया इंडेक्स की 2023-24 की बात करें तो यहां भारत का स्कोर 71 था, फ्रंट रनर में था भारत। भारत ने 13 गोल है ना, क्लाइमेट एक्शन गोल 13, लक्ष्य 13 जो है क्लाइमेट एक्शन जो है, उसमें स्कोर भारत का 67 था जब ये SDG इंडिया इंडेक्स आया था, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा जो EPI है ये इसे कौन जारी करता है भैया, तो सीधा सीधा कह देना येल यूनिवर्सिटी करती है। कौन, येल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और SDG इंडिया इंडेक्स को तो इसको नीति आयोग जारी करता है, ठीक है ना। ये दोनों ही के जारी के बारे में भी आपने पता कर लिया। प्रमुख प्रदूषण में मैं बात करूं आपसे, बहुत इंपोर्टेंट प्रदूषण है ये, जल प्रदूषण आपसे पूछे तो सीधी सीधी बोल देना, इसमें भैया हैवी मेटल होती हैं जो पॉल्यूट करती है, जैसे मिनीमाता मरकरी की वजह से हुआ था, और इटाई रोग कैडमियम की वजह से। ये कैडमियम और मरकरी का फॉर्मूला है Hg और कैडमियम का फॉर्मूला है Cd। तो आपसे पूछे इटाई रोग, घुटनों में दर्द होता है, बहुत तेजी के साथ हड्डियों में दर्द होता है, कैडमियम की वजह से होता है।
और मिनीमाता रोग मरकरी पारे की वजह से होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। वहीं वायु प्रदूषण को लेकर के मैं बात करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और PM 2.5 ये पार्टिकुलेटर मैटर हैं जो वायुमंडल में होते हैं, छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देते, और इफेक्ट स्मोक और एसिड रेन वगैरह इन्हीं गैसों की वजह से होती है, ठीक है ना। वायु पॉल्यूशन में उपस्थित होती हैं, इसी से अम्ल वर्षा होती है। क्या? अम्ल वर्षा और कोहरा के लिए ये जिम्मेदार होती हैं। अम्ल वर्षा और कोहरा के लिए ये क्या होती है भैया? जिम्मेदार होती हैं। वहीं मैं मृदा की बात करूं आपसे तो पेस्टिसाइड या पोक जो मिट्टी को क्या करते हैं? डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पॉल्यूशन है, मृदा पॉल्यूशन में पाए जाते हैं। ध्वनि में मैं आपसे बात करूं तो भैया डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि, ठीक है ना। तो ये आप याद रख लेना, बहुत इंपोर्टेंट है, अलग अलग तरह के पॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब आगे चलिए, कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओजोन परत के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो CFC जिम्मेदार है, आपको पता ही है, ठीक है ना। बाद बाकी ये तीनों गैसें ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं। कह रहा मिनीमाता रोग किस धातु की वजह से होता है? ये भी मैंने बताया था, ये पारे की वजह से होता है। बताया था इटाई रोग कैडमियम की वजह से होता है। मिनीमाता रोग किसकी वजह से होता है? पारे की वजह से होता है। कह रहा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो जिम कार्बेट 1936 में उत्तराखंड में बना था। काजीरंगा कहाँ है? आसाम में है। गिरी कहाँ है? गुजरात में। और सुंदरवन कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी याद रखना आप लोग। EPI 2024 पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो 176 थी 180 में से। जारी कौन करता है? येल यूनिवर्सिटी जारी करती है, ध्यान रखना। तो ये सब आपको जानना बेहद जरूरी है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में आया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। COP21 पेरिस 2015 में हुआ था, ध्यान रखना। सुंदरवन किसके लिए फेमस है? मैंग्रोव और टाइगर के लिए। ये मैंग्रोव वन वो है जो खारे पानी में होते हैं, ठीक है ना। क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है भाई? तो ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो ये लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क, ध्यान रखना। ये सब वही है जो बेहद इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। रामसर संधि की बात करूं तो 1971 में आई थी। किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि से संबंधित है। 2 फरवरी 1971 को ईरान में है ये। SDG लक्ष्य 17 गोल है ये SDG लक्ष्य जो है 2015 से रखे गए हैं, ध्यान रखना, 2030 तक। ये 15 साल में प्राप्त करने होते हैं। और ये कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं, ध्यान रखना। ध्वनि प्रदूषण में सुरक्षित सीमा क्या है? 45 डेसिबल तक अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो आपको कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, क्योंकि पर्यावरण को लेकर के पहला सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था, ठीक है। ये सब मैंने आपको पढ़ाई दी है, देख लो आप लोग। मैंने बताई थी नेशनल पार्क में कोई मानव गतिविधि नहीं होगी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मानव गतिविधि होगी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अगर पहला नेशनल पार्क पूछे तो जिम कार्बेट 1936 में। पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछे तो नीलगिरी वाला 1986 में बना था, पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। बेसल कब आया भैया? 1989 में आया, हैजार्ड वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। रॉटरडैम में पेस्टिसाइड जो रसायन होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। स्टॉकहोम में जो है ये पोप कंट्रोल करने की बात है। मिनीमाता 2013 मरकरी से संबंधित है। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ये रिपोर्ट मैंने बताई थी, EPI रिपोर्ट और SDG में भारत का 71वां स्थान है, ठीक है ना। ओजोन परत भी मैंने बता दी किससे लॉस होता है, मरकरी को भी बता दिया, इटाई रोग कैडमियम की वजह से होता है। एक एक टॉपिक आपको जानना बहुत जरूरी है। ये कुछ सम्मेलन है 2026 के, इन्हें भी कराएंगे। जैसे 2026 का दावोस में हुआ, कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, इन सबको आगे चल के ये सभी हैं तो उनको भी कराने का प्रयास किया जाएगा। अब आ जाइए कुछ ये महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय, मतलब 2026 के क्या है ये 2026 के करंट के सम्मेलन है जो एग्जाम में यहां से भी पूछ सकता है। पूछ लेगा अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 कहां पे हुआ? तो ये कोची केरल में हुआ था। कहां हुआ था? कोची केरल में, ठीक है। ये पिछला संस्करण कहां हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। आयोजक कौन था? भारतीय मसाला बोर्ड। मसाला निर्यात, जैविक खेती, गुणवत्ता नियंत्रण पर फोकस था। और ये सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष बाद किया जाता है। आप लोग मुझे ये बताओगे मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पे, कहां है मसाला बोर्ड? फिर इलेक्ट्रिसिटी सम्मेलन 2026, ये नई दिल्ली में हुआ। इसकी थीम है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार का इसे क्या करता है? आयोजित करता है, ठीक है ना। तो यहां बात की जा रही है कैसे भी करके ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, कार्बन एमिशन को कम किया जाए, ठीक है। ऊर्जा हो ग्रीन, भविष्य हो क्लीन, ये याद करने के लिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए ब्रिक्स सम्मेलन 2026, इसका आयोजन भारत में 18वां संस्करण था। थीम आपको पता है बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इस पर फोकस किया गया है। ब्रिक्स में इस समय कितने देश हैं आप लोग बताओगे? और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पे, किस वर्ष ब्रिक्स बना था ये भी बताओगे। ब्रिक्स की बैंक कौन सी है?
17वां संस्करण कहां पे हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 11 सदस्य देश हैं, ध्यान रखना। इंडोनेशिया पहले 2025 में 11वां सदस्य देश बना था। तो ये 11 के 11 ब्रिक्स के कंट्री में कमेंट में देखूंगा हर बच्चे को। पहले 4 कौन से थे? साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ, ठीक है ना। और अब ये 5 जो ऐड हुए हैं ये कब ऐड हुए हैं, ये अब बताओगे 5-6, ठीक है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन पूछे तो मॉरिशस में हुआ था, ध्यान रखना। इसकी शुरुआत 2016 से हुई थी। इसकी थीम इस बार की जो है वो कलेक्टिव स्टीवरशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। 8वां संस्करण इसका मस्कट ओमान में हुआ था, मस्कट की राजधानी है, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपसे, विश्व आर्थिक मंच 2026 ये दावोस में होता है। ये हर साल दावोस स्विट्जरलैंड में ही होता है। इस बार 56वां संस्करण हुआ है। थीम ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग, इसे दावोस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका क्या करता है? WEF इसका आयोजन करता है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पूछे 2026 का, तो ये दुबई में हुआ है। 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना। और भैया शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ये इसकी क्या है? थीम है ना। भविष्य की सरकारों, AI, नवाचार, वैश्विक और सतत विकास पर इसमें क्या की गई थी? चर्चा की गई थी। IoT, AI वगैरह इन पर बहुत बड़ा फोकस किया गया है, ठीक है। वैश्विक बिग कैट सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में, आपको पता ही है। टाइगर, लॉयन, लेपर्ड आदि का संरक्षण किया जाता है। 7 प्रकार की इसमें बिल्लियों की प्रजाति हैं। टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, जैगवार है, स्नो लेपर्ड है, ठीक है ना, चीता है, क्लाउड लेपर्ड है। तो यहां ध्यान रखना, जैगवार, ठीक है, ये हमारे यहाँ नहीं है। जैगवार अगर आपसे पूछे तो ये हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है ना। और प्यूमा भी हमारे यहाँ नहीं है ना, इसमें प्यूमा और होगा, ठीक है। प्यूमा भी हमारे यहाँ नहीं है, ये बाहर के हैं। ये सातों की सातों प्रजातियां हैं, ठीक। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। कलकत्ता, पिछला संस्करण 2023 में कलकत्ता में हुआ था। ये इसकी थीम है मलेरिया उन्मूलन, नई वैक्सीन और रिसर्च, ठीक है ना। ये इसकी क्या भाई? थीम है। वहीं G7 2026 की बात करूं तो कनाडा में जून 2026 में आयोजन हुआ था इसका। इटली में पिछला संस्करण हुआ था इसका। G20 की बात करूं तो अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। सितंबर से नवंबर के बीच पिछला संस्करण जो है इसका कहां हुआ था भाई? दक्षिण अफ्रीका में। वहीं एशियन सम्मेलन की बात करूं तो ये फिलीपींस में मई अक्टूबर के बीच में हुआ था। पिछला संस्करण मलेशिया में हुआ था। और बिमस्टेक 2026 की बात करूं तो थाईलैंड 2 से 3 वर्ष में आयोजन इसका होता है। पिछला संस्करण श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। अब आ जाइए, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है जैव विविधता संधि को लेकर के। तो जैव विविधता संधि की बात करें तो ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, CBD। मैंने आपको बताया था, पृथ्वी सम्मेलन में इसको शामिल किया गया था 5 जून 1992 को, ध्यान रखना, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। उद्देश्य यही है इसका, जैव विविधता संधि का, कि जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव संसाधनों का सतत प्रयोग करना, ठीक है ना, जो प्राकृतिक संसाधन है, और जैव संसाधनों से मिलने वाले लाभों का न्याय और उचित पूर्ण वितरण करना। भारत ने 1992 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और लागू हुआ था ये 1994 में। कौन सा? जैव विविधता संधि। वहीं मैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बात करूं तो ध्यान रखना, ये जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। क्या? जैव प्रौद्योगिकी से बने जीवित परिवर्तित जीनों के सुरक्षित उपयोग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ये बनाया गया था। अवैध तरीके से कोई जीन का व्यापार ना हो, ठीक है ना, इधर से उधर प्रजातियां जो होती है। 29 जनवरी 2000 को ये लागू किया गया था, स्थान मॉन्ट्रियल कनाडा में। कह रहा है किस संधि के अंतर्गत जैव विविधता संधि? कह रहा है ये जैव विविधता संधि जो है ना, ये देख रहे हैं आप, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में ये शामिल किया। उद्देश्य क्या है? जो जेनेटिक फसलें होती हैं, जीन ट्रांसफर करके बनाई जाती हैं, वो उसका गलत यूज ना हो। तो कह रहा है GM फसलों, जीवों को सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना, देशों के आयात निर्यात से पहले जानकारी देने की व्यवस्था करना। लागू कब हुआ? ध्यान रखना, ये तो 11 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ था, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। भारत इसका सदस्य कब बना? तो 23 जनवरी 2030 को भारत इसका सदस्य मतलब लागू हुआ था, भारत इसका मेंबर बना था, ठीक है ना। अगला कह रहा है स्टॉकहोम सम्मेलन, आपको मैंने पढ़ाई दिया, 5 जून से 16 जून तक चला था 1972 स्वीडन में। आयोजित किसने कराया था? संयुक्त राष्ट्र ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाना इसका काम था। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करना। इसका परिणाम क्या निकला था? इसमें 26 सिद्धांत थे, ध्यान रखना। और 1972 में ही UNEP की स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। इसी के तहत कह रहा 5 जून को ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी का कथन था, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर। इसी संदर्भ में इंदिरा गांधी, क्योंकि स्वीडन में इस सम्मेलन में इंदिरा गांधी शामिल हुई थी भारत की ओर से। वर्टलैंड रिपोर्ट की बात करूं तो 1987 में आई थी। ग्रो हार्लेम वर्टलैंड ने की अध्यक्षता की थी।
किस आयोग के द्वारा? तो ध्यान रखना वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र का है ये। रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, बहुत इंपोर्टेंट है ये, वर्ल्ड की रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर। मुख्य अवधारणा क्या थी कि सतत विकास की परिभाषा दी इसने, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को तो पूरा करे लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं, भविष्य की पीढ़ियों को भी पूरा करे और उनके नुकसान ना पहुंचाए ज्यादा आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है ना। वहीं मैं बात करूं एडीआरआई के लिए, तो एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका काम है जो ई कचरा होता है उसका प्रबंधन करना, रिपोर्ट जारी करना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, पटना में, ध्यान रखना बिहार में पड़ता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, मैंने आपको बताया था, 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षर हुए, इसीलिए ओजोन संरक्षण से संबंधित है। यहाँ विशेषतः फोकस सीएफसी पर किया गया है, ये ध्यान रख लेना। 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। जिनेवा प्रोटोकॉल की बात करूं तो ये 1925 की एक संधि है, ध्यान रखना, काफी पहले की। इसका उद्देश्य क्या है? जो रासायनिक और जैविक हथियार हैं इनको प्रतिबंधित करना, क्योंकि इनसे बहुत बड़ा लॉस जनमानस को होता है, केमिकल अटैक वगैरह से, ठीक है ना। अब कह रहा रामसर कन्वेंशन, तो ये मैंने आपको बता दी, अंतरराष्ट्रीय संधि है आर्द्र भूमि से संबंधित, 2 फरवरी 1971 को ये लागू की गई थी, ठीक है ना। रामसर शहर में हुई थी और 1975 में ये लागू की गई थी, ध्यान रखना। साइट्स की बात करूं तो ये भी इंपोर्टेंट है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, 3 मार्च 1973 को इसकी पहली बैठक हुई थी वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। 1 जुलाई 1975 को ये क्या की गई थी? साइट से लागू की गई थी। आप लोग बताइए साइट्स का हेडक्वार्टर कहां है? ये मैंने आपको बता ही दिया था, जल्दी से आप लोग बता दोगे। कह रहा है ये सरकारों के बीच एक समझौता है जो संकटग्रस्त प्रजातियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है? विनियमित और प्रतिबंधित करता है, अगर वो इलीगल है तो। वही पृथ्वी सम्मेलन 1992 आपको पता है ब्राजील में हुआ था, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, और यहाँ पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर क्या की गई थी? चर्चा, और सतत विकास के लिए एक वैश्विक योजना बनाई थी। क्योटो प्रोटोकॉल भी मैंने 97 वाली आपको बता दी, 2005 में लागू हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग को निपटाने के लिए बहुत बड़ा ये क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। यहीं में अगर आपसे बात करूं तो ध्यान रखना कुछ व्यक्तित्व हैं, जैसे सलीम अली, ये महाराष्ट्र के हैं, इन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सलीम अली को ध्यान रखना। नॉर्मन बोरलॉग की बात करूं तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत में पूछे हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन। भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन, ये याद रख लेना। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है, वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर है। वाटरमैन ऑफ इंडिया, भारत के जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। टाइगर प्रिंसेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो लतिका नाथ को। किसे? लतिका नाथ को जाना जाता है। वहीं आपसे पूछे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, तो रविंद्र कुमार सिन्हा, ये बिहार के हैं। नर्मदा के पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमृतलाल बेगड़ को, जो जबलपुर के हैं। कहां के हैं ये? जबलपुर के हैं। वहीं आपसे पूछे चेवांग नाफिल लद्दाख, ये आइसमैन ऑफ इंडिया है, आइसमैन ऑफ इंडिया चेवांग नाफिल लद्दाख के हैं। भारत का वन पुरुष अथवा फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया पूछे तो जानधव पायोंग, ये आसाम के हैं, पाएंग। वहीं चिपको आंदोलन की जननी पूछे तो गौरा देवी, जो उत्तराखंड की हैं, ध्यान रखना। फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट पूछे तो कैलाश सांगला, राजस्थान के, बहुत इंपोर्टेंट है ये। कह रहा है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के जनक, वर्ष 2004 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो ये दंगारी मथाई हैं केन्या के। केन्या किस महाद्वीप में पड़ता है? आप लोग बताओगे, है ना। अब मैंने बताई थी केन्या में किसका हेडक्वार्टर है, जल्दी से बताना। आप लोग कितना सीखा है आपने। दक्षिण भारत में एपीको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पांडुरंग हेगड़े ने किया था। बच्चों क्लास इतनी इंपोर्टेंट है कि आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों के लिए शेयर करोगे उनको लॉस नहीं होगा। यहां से ढेर सारे क्या होंगे? क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको इस तरह की क्लासें और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, या इससे आगे रेगुलर रखें। क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप लोग रेगुलर जरूर लिखना। मिलते हैं शानदार क्लास के साथ नेक्स्ट टॉपिक। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।